Hello everyone. Today we are here to discuss Vygotsky's socio-cultural theory. If you are preparing for CTET, DSSS, KVS and other teaching exams, this theory is really useful for you. So आइए डिस्कस करते हैं हम। थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं वाइगॉट्स्की की लाइफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। वाइगॉट्स्की का जन्म रशिया में 17 नवंबर 1896 को हुआ था। इनकी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मॉस्को यूनिवर्सिटी से 1917 में कंप्लीट की। इन्होंने अपना करियर एज अ रिसर्चर स्टार्ट किया साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन मॉस्को से इन 1924। ही वॉज ऑल्सो नोन एज मोजर्ट ऑफ साइकोलॉजी। मच ऑफ हिज रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज लर्निंग इन चिल्ड्रन। ट्यूबरोक्लोसिस की वजह से 38 की एज में ही इनका निधन हो गया। आफ्टर डेथ हिज आइडियाज़ वर कीप्ड अलाइव बाय हिज स्टूडेंट। This theory based on three major themes. First is role of social interaction and private speech. Second is the more knowledgeable others. And last one is the zone of proximal development. These all themes are very important in this theory. So I am discuss करते। वाइगॉट्स्की के अनुसार बच्चा अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए प्राइवेट स्पीच या सेल्फ टॉक का यूज़ करता है। ऐसा वह 3-4 साल की एज में करता है। ऐसा बच्चा तब करता है जब उसे कोई डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स टास्क करनी होती है। प्राइवेट स्पीच में सोशल इंटरेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बच्चे का यह सोशल इंटरेक्शन उसके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर, टीचर्स, फ्रेंड सभी से होता है। इस तरह के सोशल इंटरेक्शन बच्चे की पोटेंशियल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगॉट्स्की का मानना है कि बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे रीजनिंग, रिकॉलिंग, कैटेगराइजिंग एंड सेल्फ इवैल्यूएशन में प्राइवेट स्पीच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 7 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते यह प्राइवेट स्पीच साइलेंट स्पीच या इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइवेट स्पीच शुरुआत के सालों में ऑडिबल होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा 7 ईयर्स तक पहुंचता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनर स्पीच या फिर साइलेंट स्पीच में। फिर बच्चा अपने आप को इंस्ट्रक्ट करता है, लेकिन यह दूसरों के लिए ऑडिबल नहीं होता। आपने भी बच्चों को नोटिस किया होगा, जो 3 या 4 साल के बच्चे होते हैं, जब वो कुछ खेल रहे होते हैं तो वो अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लाइक अब मैं बॉल उठाऊंगा, अब मैं इस तरह से किक करूंगा। तो इस तरह की शुरुआती सालों में जो स्पीच होती है वो ऑडिबल होती है, हम उसे ईजिली सुन पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है ये साइलेंट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि हम भी अगर हमें कोई टास्क करनी होती है तो हम अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें ये टास्क किस तरह से करनी है, अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये जो है साइलेंट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। MKO को समझने के लिए यहाँ एक माइंड मैप दिया गया है, जिसकी हेल्प से हम इसे समझ सकते हैं। MKO स्टैंड फॉर मोर नॉलेजेबल अदर्स, मीन्स समवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और लेवल देन द लर्नर्स। यह वह लोग होते हैं जो लर्नर से ज़्यादा समझदार होते हैं। लर्नर की फैमिली, उसके टीचर्स, उसके पीयर ग्रुप MKO की भूमिका अदा करते हैं। इन्हीं की हेल्प से एक बच्चा आई कांट डू से आई कैन डू का सफ़र तय कर पाता है। दिए गए डायग्राम की हेल्प से हम ZPD के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यहाँ हमें 3 सर्कल्स दिए गए हैं। जो इनर सर्कल है वो शो करता है कि बच्चे खुद की एबिलिटी या पोटेंशियल से क्या हैं, क्या कर सकते हैं और क्या उनकी क्षमताएं हैं। और जो आउटर सर्कल है वो शो करता है कि जो बच्चा है उसे क्या अचीव करना है, उसका क्या गोल है, उस गोल को अचीव करने में वो असमर्थ है अभी। जो मिड सर्कल है यह वह गैप होता है जो लर्नर की क्षमता और अक्षमता के बीच में है, जिसे वाइगॉट्स्की ने ZPD कहा है। इस गैप को स्कैफोल्डिंग के थ्रू फिल किया जा सकता है। स्कैफोल्डिंग इज़ द टीचिंग मेथड दैट हेल्प स्टूडेंट लर्न मोर बाय वर्किंग विद MKOs जो हमने पहले ही समझा कि उसकी जो फैमिली, पीयर ग्रुप, टीचर्स, वो उसकी हेल्प कर सकते हैं इस गैप को फिल करने के लिए। So now let's discuss the education implications of Vygotsky's socio-constructivist theory of cognitive development. First is emotional support and freedom. जैसा कि हमने इस थ्योरी में देखा कि किस तरह से पेरेंट्स और टीचर बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट और फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता है, उसको एक वार्म एटीट्यूड मिलता है। सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एंड सोशल एक्टिविटीज़।
टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को ऑब्ज़र्व करे, उनको इस तरह से मौका दे कि वो कुछ क्रिएट कर पाएँ, कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाएँ, अपने डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं वो सामने रख पाएँ। उनके अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो, साइंटिफिक थिंकिंग उनकी डेवलप हो। इस तरह की चीज़ों पर टीचर को जो है वो जोर देना चाहिए। थर्ड इज़ एम्फसाइज ऑन कोलाबोरेटिव लर्निंग। जैसे कि हम जानते हैं कि वाइगोट्स्की की पूरी थ्योरी जो है वो सोशल इंटरेक्शन पर ही बेस्ड है। सो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को मौका दे कि वो डिफरेंट पीयर ग्रुप्स बनाएं, अपनी जो बातें हैं एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चे जो हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ डिस्कवरी मेथड। अगर हम वाइगोट्स्की की माने तो उनका मानना है कि डिस्कवरी लर्निंग जो है एक्सप्लोर करती है बच्चों की नॉलेज को, चिल्ड्रंस को इनकरेज करती है वो कुछ एक्सप्लोर कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। एंड लास्ट इज़ एम्फेसाइज ऑन स्कैफोल्डिंग। जैसा कि हमने जाना कि वाइगोट्स्की ने स्कैफोल्डिंग टेक्निक पर एम्फेसाइज किया है कि जो स्कैफोल्डिंग है, अगर वो कुछ क्लू और बच्चे को थोड़ा सा इनकरेज करें, अगर चीज़ों को सिंप्लीफिकेशन के साथ उनके सामने रखें, तो वो जो है वो समस्याओं को ईजिली हल कर पाते हैं और ईजिली अपने गोल को अटेंड कर पाते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।